क्वेश्चन में कहा गया है कि बच्चे के जन्म के तुरंत बाद ऑक्सीटोसिन देने का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। आफ्टर बर्थ के बाद है जो, बेबी बर्थ के बाद है जो, इमीडिएटली माँ को ऑक्सीटोसिन दिया जाता है, बच्चे को नहीं, माँ को ऑक्सीटोसिन दिया जाता है। तो उसका रीज़न क्या है। ऑप्शन में है आपको दूध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए, दैट मीन्स टू प्रमोट द मिल्क प्रोडक्शन। फिर गर्भाशयी समस्त उत्तेजित करना, दैट मीन्स स्टिमुलेटिंग द यूट्रस। या फिर दर्द को दूर करने के लिए, या फिर जो आफ्टर बेबी बॉर्न होने के बाद है जो क्या होगा, ब्लीडिंग होगी, जिसको आप पोस्टपार्टम हेमरेज कहते हैं, उसको रोकने के लिए। तो यहाँ पर ऑक्सीटोसिन क्यों दिया जाता है। पहली चीज़ ऑक्सीटोसिन, या फिर यहाँ पे आपको ऑक्सीटोसिन की जगह आपको एग्ज़ाम में पिटोसिन भी आ सकता है। क्या है, पिटोसिन भी आ सकता है। तो ऑक्सीटोसिन और पिटोसिन दिया जाता है एक तो आपको कब, जब प्रेगनेंसी इंड्यूस करना हो, मतलब यहाँ पर प्रेगनेंसी इंड्यूस करना है उसके लिए। लेकिन यहाँ पर प्रेगनेंसी इंड्यूस करने के लिए दिया जाता है कब, यहाँ पर आपको बिफोर बर्थ ऑफ द बेबी, क्या है, बच्चे के जन्म के पहले भी दिया जाता है, लेकिन यूट्रस को स्टिमुलेट करने के लिए। यदि यहाँ से पूछें कि इंड्यूस करने के लिए आप दे रहे हैं जब लेबर स्टार्ट होते हैं, पेन स्टार्ट होते हैं तब, तो यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन लाने के लिए देंगे। लेकिन यहाँ पर क्या ऑक्सीटोसिन से दर्द दूर होगा, नहीं होगा। दूध का प्रोडक्शन बढ़ेगा, वो भी नहीं होगा। तो यहाँ पर आपका जो बेस्ट रिस्पॉन्ड होना चाहिए, बेस्ट आंसर होना चाहिए, वो होगा क्या कि स्टॉपिंग पोस्टपार्टम हेमरेज। जो फर्स्ट मैनेजमेंट होता है पीपीएच के लिए, क्या है, पोस्टपार्टम हेमरेज के लिए सबसे क्लासिकल मैनेजमेंट होता है ऑक्सीटोसिन देना। ऑक्सीटोसिन देने से होगा क्या कि जो यूट्रस की क्या है, टोन खोने के कारण, यूट्रस अपनी मसल टोन खोती है, जिसके कारण बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो सकती है, जिसको आप पोस्टपार्टम हेमरेज कह सकते हैं। और पीपीएच कंसीडरेट कब किया जाता है, जब मोर देन 500 ml से ज़्यादा क्या हो जाए, ब्लड का लॉस हो जाए। विदिन 24 आवर के 500 ml से ज़्यादा ब्लड का लॉस होना डिलीवरी के बाद, बच्चे की डिलीवरी के बाद, क्या कहलाता है, पोस्टपार्टम हेमरेज। अब ये पोस्टपार्टम हेमरेज को मैनेज करने के लिए आफ्टर बेबी बॉर्न होने के बाद, बेबी बर्थ के बाद है क्या किया जाएगा, ऑक्सीटोसिन दिया जाएगा, ताकि पोस्टपार्टम हेमरेज को प्रिवेंट किया जा सके। अब यहाँ पर यदि हम बात करते हैं किसकी, पीपीएच की, तो यहाँ पे यदि जब हम बात पीपीएच की कर रहे हैं तो पीपीएच कंसीडर कब होगा, जब मोर देन 500 ml ब्लड लॉस हो जाए। क्या है, मोर देन 500 ml से ज़्यादा ब्लड लॉस हो जाए। दूसरी चीज़ यहाँ पे आता है, एक होता है प्राइमरी। प्राइमरी में मतलब होता है विदिन 24 आवर्स के, विदिन 24 आवर के ब्लड लॉस हो जाए तब। और दूसरा होता है सेकेंडरी। सेकेंडरी में होता है 24 आवर्स से लेके 6 वीक्स तक का जो ड्यूरेशन है, यदि इसमें 500 ml ब्लड लॉस होगा वो। अब यहाँ पर रीज़न क्या है, पीपीएच होने का मेन रीज़न होता है इन्वोल्यूशन ऑफ यूट्रस, मतलब यूट्रस की मसल टोन का खो जाना। अब उसी को प्रिवेंट करने के लिए क्या दिया जाता है, ऑक्सीटोसिन। यहाँ पर जो आपको क्वेश्चन में था कि ऑक्सीटोसिन आप क्यों दे रहे हैं, तो आफ्टर बेबी बर्थ के बाद पोस्टपार्टम हेमरेज को रोकने के लिए ऑक्सीटोसिन दिया जाता है। तो ये आपको बेसिक पॉइंट्स याद रखना है, एग्ज़ाम में आपको बहुत आते हैं। या तो पीपीएच का मैनेजमेंट पूछा जाएगा, या पीपीएच होने का मेन रीज़न। तो फर्स्ट रीज़न क्या है, इन्वोल्यूशन ऑफ यूट्रस। यदि हम बात करें तो फर्स्ट क्या है, इन्वोल्यूशन ऑफ यूट्रस। दूसरा होता है रिटेन्ड प्लेसेंटा। क्या है यहाँ पर, रिटेन्ड प्लेसेंटा। रिटेन्ड प्लेसेंटा कंसीडर किया जाता है, माना जाता है जब मोर देन 30 मिनट हो जाएं बेबी एक्सपल्सन के। क्या है, बेबी एक्सपल्सन के मोर देन 30 मिनट हो जाएं, बट प्लेसेंटा का है जो एक्सपल्सन ना हो, वो कहलाता है क्या, रिटेन्ड प्लेसेंटा। तो दूसरा रीज़न ये भी है, पीपीएच का पहला रीज़न होता है कि यूट्रस की मसल टोन खोना, जिसको आप कहते हैं इन्वोल्यूशन ऑफ यूट्रस। और दूसरा होता है रिटेन्ड प्लेसेंटा। तो यहाँ पे आपके क्वेश्चन में क्या था कि ऑक्सीटोसिन और पिटोसिन है जो चाइल्ड बर्थ के बाद तुरंत क्यों दिया जाता है, ताकि
पोस्टपार्टम हेमरेज को आफ्टर बच्चा पैदा होने के बाद है जो ब्लीडिंग है उसको रोका जा सके। कैसे रोकेगा? यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन प्रॉपर आते रहेंगे बेबी डिलीवर होने के बाद भी, तो प्लेसेंटा बाहर आएगा और धीरे धीरे करके यूट्रस क्या होगी, अपनी नॉर्मल साइज शेप में है जो कन्वर्ट होगी। तो उसके लिए ज़रूरी है ऑक्सीटोसिन। तो यहाँ पर देने का रीज़न क्या होगा? स्टॉपिंग द पोस्टपार्टम हेमरेज। फिर है क्वेश्चन, तो यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन है हमारा, द प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी इन एड्रेसिंग कम्युनिटी हेल्थ प्रॉब्लम्स रिफर्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग। तो यहाँ पर सामुदायिक स्वास्थ्य समस्याओं के समाधान में समानता का सिद्धांत निम्नलिखित में से किसको संदर्भित करता है? तो प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी है यहाँ पर, मतलब समानता के ऊपर बात की जा रही है कम्युनिटी हेल्थ प्रॉब्लम्स को लेके। तो यहाँ पर किस बेस पे काम करेगा? प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी का मतलब होता है सबको समान तरीके से प्रॉपर केयर मिलना। ऑप्शन में है केवल बहुसंख्यक आबादी की स्वास्थ्य आवश्यकताओं पर ध्यान केंद्रित करने को, मतलब टू फोकस ओनली ऑन द हेल्थ नीड्स ऑफ द मेजॉरिटी पॉपुलेशन। दूसरा है विभिन्न जनसंख्या समूहों की भिन्न भिन्न आवश्यकताओं के आधार पर स्वास्थ्य संसाधनों का वितरण करने को, या फिर टू प्रोवाइड इक्वल रिसोर्सेज टू ऑल मेंबर्स ऑफ द कम्युनिटी, या फिर प्रायोरिटाइजिंग हेल्थ केयर फॉर द वेल्दीएस्ट कम्युनिटी मेंबर। तो यहाँ पर प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी का जो यहाँ पर मतलब है वो क्या है? हेल्थ प्रॉब्लम्स को लेके क्या जो जहाँ पर ज़्यादा जनता है वहाँ पर हेल्थ सुविधाएं अवेलेबल कराना है, मुहैया कराना है, या फिर हेल्थ रिसोर्स को उन लोगों में जिनको अलग अलग ज़रूरतें हैं, अलग अलग ज़रूरतों के साथ साथ अलग अलग लोग हैं उनको, या फिर इक्वल रिसोर्स है ऑल मेंबर्स ऑफ कम्युनिटी को, या फिर प्रायोरिटाइजिंग हेल्थ केयर फॉर वेल्दीएस्ट कम्युनिटी मेंबर, या फिर जो समुदाय में सबसे धनी लोग हैं, रिच पर्सन है, उनको स्वास्थ्य सेवाएं मिलनी चाहिए। क्या आपका आंसर होगा? तो यहाँ पर प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी का मतलब है कि जो भी हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ हैं, हेल्थ केयर सुविधाएं हैं, अलग अलग लोगों को अलग अलग उनकी एज पर ज़रूरतों के हिसाब से मुहैया करवाई जाएं। क्या है? टू डिस्ट्रीब्यूट हेल्थ रिसोर्स बेस्ड ऑन द डिफरेंट नीड्स ऑफ द डिफरेंट ग्रुप, मतलब जिनको ज़रूरत है उनके लिए। क्या होगा? विभिन्न जनसंख्या समूहों को भिन्न भिन्न आवश्यकताओं के आधार पर स्वास्थ्य संसाधनों का वितरण करने को। लेट से कि यहाँ पर जो जनता है, जहाँ पे ज़्यादा जनता है क्या वहीं पर बस सुविधाएं मुहैया करवाई जाती है? नहीं, जिस गांव में कम जनता भी है वहाँ पर भी हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ जो सुविधाएं हैं अवेलेबल करवाई जाती हैं। जैसे वहाँ पे वैक्सीनेशन होना, आशा कार्यकर्ता है जो हेल्थ को लेके प्रमोट करेंगी, तो वो सब हो जाएगा। अब यहाँ पे है कि जो लोग अमीर हैं उनको बस ज़रूरी है, नहीं, अमीर लोगों का जो हॉस्पिटल है वो अलग रहेगा, लेकिन यहाँ पर हम सरकारी यहाँ पर फर्स्ट हेल्थ सर्विसेज की बात करते हैं। तो जो जिनके पास पैसे हैं भी नहीं भी हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, वहाँ पे सभी, वहाँ पे नहीं देखा जाता कि आप अमीर हैं या गरीब हैं, सभी तरीके की जो सुविधाएं हैं वो मुहैया करवाई जाती हैं। तो इसीलिए क्या कहा गया है? टू डिस्ट्रीब्यूट हेल्थ रिसोर्सेज बेस्ड ऑन देयर डिफरेंट नीड्स ऑफ डिफरेंट पॉपुलेशन। नेक्स्ट है 50 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाओं के लिए निम्नलिखित में से कौन सी अनुशंसित स्वास्थ्य जांच है? तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिकमेंडेड हेल्थ चेकअप फॉर वुमेन अबव 50 ईयर ऑफ एज। साल से ज़्यादा उम्र है किसी भी महिला की तो उसको कौन सी जांच करवा लेनी चाहिए, चेकअप कराना चाहिए, हेल्थ चेकअप? केवल नियमित रूप से रक्त ग्लूकोज का परीक्षण, या फिर नियमित रूप से सर्वाइकल कैंसर की जांच करवाएं, कैंसर स्क्रीनिंग करवाएं, या फिर स्किन कैंसर के लिए स्क्रीनिंग करवाएं, या फिर बोन डेंसिटी टेस्ट कराएं, ऑस्टियोपोरोसिस के लिए हड्डी की घनत्व परीक्षण को आप चेक करवाएं यदि उम्र 50 साल से ज़्यादा है तब। तो पहली चीज़ है जो फर्स्ट थिंग, 50 साल से ज़्यादा की उम्र होती है तब आपको बहुत सारी बीमारियां घेर सकती हैं, डायबिटीज़ हो सकता है, मोटापा हो सकता है, लेकिन यहाँ पर बात की जा रही है कि 50 से अधिक उम्र की महिलाओं में कौन सा हेल्थ चेकअप कराना चाहिए। मोस्ट ऑफ दी केस में सर्वाइकल स्क्रीनिंग है जो 25 के बाद ही प्रेफर की जाती है। कब? 25 ईयर्स के बाद ही। क्लियर? स्किन स्क्रीनिंग के लिए आपको कुछ साइन सिम्टम दिखेंगे तब तो आप टेस्ट कराएंगे। यहाँ पर बोन डेंसिटी चेक कराना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, मस्ट नीडेड है। क्यों? 50 के बाद आता है मेनोपॉज। क्या है? मेनोपॉज,
मतलब यहाँ पे पीरियड्स क्या हो रहे हैं, स्टॉप हो रहे हैं। तो जब पीरियड्स स्टॉप होते हैं तो हमारे शरीर में जो एस्ट्रोजन हार्मोन है, क्या एस्ट्रोजन हार्मोन है, वो क्या होता है, ड्रॉप होता है। यहाँ पर आपको जब भी 50 साल से अधिक उम्र होती है कौन सा टेस्ट कराना है, बोन डेंसिटी टेस्ट कराना है ऑस्टियोपोरोसिस के लिए। 50 साल के बाद आता है महिलाओं में मेनोपॉज, मतलब पीरियड्स आना बंद होते हैं। जब मेनोपॉज आता है तो महिलाओं की बॉडी से जो एस्ट्रोजन हार्मोन है उसका लेवल ड्रॉप होता है, और उसी हार्मोनल लेवल के कारण साथ ही साथ यहाँ पर मेन रीज़न हड्डियाँ टूटने का 50 साल के बाद महिलाओं में यही होता है, मेनोपॉज। तो यहाँ पर जो स्क्रीनिंग करानी है आपको किसके लिए करानी है, ऑस्टियोपोरोसिस के लिए हड्डी घनत्व का परीक्षण। फिर है क्वेश्चन हमारा, भ्रूण के विकास का चरण गर्भावस्था के किस सप्ताह के आसपास शुरू होता है। अराउंड विच वीक ऑफ प्रेगनेंसी डज द फीटल डेवलपमेंट स्टेज बिगन। तो यहाँ पर एक होती है एम्ब्रियोनिक स्टेज, फिर आती है फीटल स्टेज। तो यहाँ पर आपके क्वेश्चन में कहा गया है कि फीटल डेवलपमेंटल स्टेज कौन सी है प्रेगनेंसी में। ऑप्शन में है आपको, फर्स्ट में है 9 सप्ताह, दूसरे में है 14 सप्ताह, फिर 12 सप्ताह या फिर 7 सप्ताह। कब है जो प्रेगनेंसी में फीटल डेवलपमेंट होता है, तो ये होता है 9वें वीक में। कब, 9th वीक में। इसके पहले बिफोर 9 वीक के पहले क्या कहलाता है, वो एम्ब्रियोनिक स्टेज। क्या है, एम्ब्रियोनिक स्टेज। तो यहाँ पे पूछिए आपकी फीटल डेवलपमेंटल स्टेज, तो फीटल डेवलपमेंटल स्टेज स्टार्ट होगी कब, 9वें हफ्ते। यहाँ पर जो स्टेज होगी वो कौन सी होगी, वो कहलाएगी हमारी फीटल डेवलपमेंटल स्टेज 9वें हफ्ते से। 9वें हफ्ते के पहले कौन सी होगी, वो कहलाएगी एम्ब्रियोनिक स्टेज ऑफ फीटल डेवलपमेंट। नेक्स्ट वन, नवजात पुनर्जीवन के दौरान अंतःश्वसकीय इंट्यूबेशन का संकेत तब दिया जाता है जब, ड्यूरिंग द न्यूनेटल रिससिटेशन एंडोट्रैकियल इंट्यूबेशन इज इंडिकेटेड व्हेन। तो ईटी ट्यूब है जो ईटी इंट्यूबेशन है कब किया जाएगा, न्यूनेटल रिससिटेशन में, जब न्यूबॉर्न इज प्रीटर्म या फिर एमनियोटिक फ्लूइड में क्या हो, मेकोनियम हो, या फिर हार्ट रेट 100 से ज़्यादा हो, या पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन इनफेक्टिव हो गया हो, तब तो ईटी ट्यूब दिया जाएगा। तो एंडोट्रैकियल इंट्यूबेशन का जो इंडिकेशन है मतलब यूज़ किया जाएगा कब होगा, नवजात शिशु प्री टर्म हो। प्री टर्म कंसीडर कब किए जाते हैं, जब बच्चे बिफोर 37 वीक के पहले ही क्या हो जाए, बॉर्न हो जाए, तो वो कहलाते हैं कौन से बच्चे, प्री टर्म बेबीज। टर्म प्रेगनेंसी का ड्यूरेशन होता है 37 कंप्लीटेड वीक्स ऑफ जेस्टेशनल पीरियड, 37 हफ्ते कंप्लीट हो जाना। लेकिन इन 37 हफ्तों के पहले यदि बच्चा पैदा हो जाए तो वो कहलाता है प्री टर्म बेबी। ये तो आपका नहीं होगा इंट्यूबेशन के लिए। दूसरा मेकोनियम स्टैंड है। मेकोनियम होता है बच्चे का फर्स्ट पासिंग स्टूल। यदि एमनियोटिक फ्लूइड में मेकोनियम है तब भी नहीं देंगे आप, या फिर हार्ट रेट 100 से ज़्यादा है तब भी नहीं, बिलो 100 होता तब आप सोच सकते थे। लेकिन यहाँ पर पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन इनफेक्टिव हो जाए तब जाके एंडोट्रैकियल ट्यूब इंट्यूबेशन है जो न्यूबॉर्न बेबी में किया जाएगा। तो याद रखें न्यूनेटल रिससिटेशन के दौरान एंडोट्रैकियल इंट्यूबेशन का जो रीज़न होगा वो होगा जब पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन है जो इनफेक्टिव हो जाए तब। नेक्स्ट वन, निम्नलिखित में से ऐसी कौन सी रणनीति नहीं है जिसका उपयोग बाल स्वास्थ्य नर्सें होम विजिट करते समय सांस्कृतिक बाधाओं को दूर करने के लिए कर सकती हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्ट्रेटजी दैट चाइल्ड हेल्थ नर्सेज कैन यूज टू ओवरकम कल्चरल बैरियर्स व्हेन कंडक्टिंग होम विजिट। तो यहाँ पे कहा गया है कि कौन सी स्ट्रेटजी आपको नहीं अपनाना है एज अ चाइल्ड हेल्थ नर्स जब आप किसी भी पर्सन को कल्चरल बैरियर को लेके, कल्चरल बैरियर का मतलब होता है उसकी सांस्कृतिक चीज़ों को खंडन किए बिना आप होम विजिट पे जाते हैं तब। तो यहाँ पर नस्लवाद और भेदभाव के मुद्दों को संबोधित करके या फिर भाषा संबंधी बाधाओं को दूर करने के लिए प्रौद्योगिकी के उपयोग से बचना, या फिर इंटरप्रिटेटर का आप इस्तेमाल कर सकते हैं यदि आपको उनकी भाषा और उनको आपकी भाषा समझ में नहीं आ रही है।
या फिर ऐसे मेडिकल शब्द आपको अवॉइड करना है जो समझ में ना आए, सिंपल भाषा में समझाना है। आप क्या करेंगे, यदि आप होम विजिट के लिए जाते हैं, आप होम विजिट के लिए जाते हैं, तो यहाँ पर ऐसी कौन सी जो आप रणनीति है या फिर कौन सी स्ट्रेटजी है उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे जिससे कल्चरल बैरियर से यहाँ पर जो अफेक्ट हो, ओवरकम करने के लिए जो कल्चरल बैरियर है वो इफेक्ट हो। पहला, एड्रेसिंग इशू ऑफ रेसिज्म एंड डिस्क्रिमिनेशन, ये आप कर सकते हैं। दूसरा यहाँ पे है कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सकते हैं लैंग्वेज बैरियर को दूर करने में, या फिर इंटरप्रेटेटर, यदि हाँ ये भी आप कर सकते हैं यदि आपको उनकी भाषा उनको आपकी समझ में नहीं आ रही, और जिसको दोनों भाषाओं का ज्ञान है तो वो यहाँ पे एज अ इंटरप्रेटेटर की तरह काम कर सकता है। तीसरा, यहाँ पर मेडिकल टर्मिनोलॉजी का इस्तेमाल करने से बचें, क्योंकि होम विजिट में सबको ज़रूरी नहीं है कि सबको मेडिकल के टर्म पता हो, तो यहाँ पर इस चीज़ से भी आप बच सकते हैं। यहाँ पे आपको करना है अवॉइडिंग द यूजिंग ऑफ टेक्नोलॉजी टू ओवरकम लैंग्वेज बैरियर। नेक्स्ट है, नवजात शिशु में श्वसन तंगी मामलों में सर्फेक्टेंट का उचित प्रबंधन किसके माध्यम से होता है। इन केस ऑफ रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस इन द न्यूबॉर्न एप्रोप्रिएट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सर्फेक्टेंट इज डन थ्रो। यदि बेबी को रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस की कंडीशन है, न्यूबॉर्न बेबी में रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम हुआ है, तो यहाँ पर सर्फेक्टेंट आपको एडमिनिस्टर करने किस रूट से करेंगे, इंट्रावीनस, ओरल, एंडोट्रैकियल या फिर इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन से। तो यहाँ पर डायरेक्टली एंडोट्रैकियल ट्यूब के थ्रू, किसके थ्रू सर्फेक्टेंट एडमिनिस्टर होंगे, ईटी ट्यूब के द्वारा। खसरे की रोकथाम के संदर्भ में हर्ड इम्यूनिटी सबसे अच्छी तरह तब प्राप्त होती है जब जनसंख्या के कितने प्रतिशत को टीका लगाया जाता है। तो यहाँ पर कहा गया है कि जो हर्ड इम्यूनिटी है मीजल्स के प्रिवेंशन में, मीजल्स क्या है, वायरल है, तो यहाँ पर मीजल्स के प्रिवेंशन के लिए जो हर्ड इम्यूनिटी है सबसे अच्छे से अचीव कब होगी, तब कितने % जनता है जो वैक्सीनेटेड हो गई हो, कम से कम 85%, कम से कम 95%, कम से कम 50% है, कम से कम 70%। तो मीजल्स को प्रिवेंट करने के लिए हर्ड इम्यूनिटी क्या होगा, आपको वैक्सीन लग गई है उसके बाद जो हमारा शरीर या फिर जहाँ पर जिन लोगों को ज़्यादा बीमारी हो रही है लेकिन यहाँ पर वैक्सीनेटेड हैं लोग, तो दोबारा से वो बीमारी होने के चांसेस कम रहेंगे, तो वो हमारी हर्ड इम्यूनिटी जो बनती है। तो मीजल्स से बचने के लिए हर्ड इम्यूनिटी कब असरदार होगी, जब 95% से ज़्यादा लोग क्या हों, वैक्सीनेटेड हो, तब यहाँ पर ये असरदार रहेगी। फिर है, इन प्राइमरी केयर कर्टन लाइक विजन लॉस इन वन आई में इंडिकेट। तो प्राथमिक देखभाल में एक आंख में पर्दे जैसी दृष्टि का होना किसका संकेत हो सकता है, या फिर पर्दे जैसी दृष्टि है साथ ही साथ एक आंख से है जो यहाँ पे जो पर्दे जैसा ऐसे लग रहा है जैसे आंख के सामने पर्दा लगा दिया हो, तो ये क्या है, मोतियाबिंद के कारण, मैक्युलर डिजनरेशन, ग्लूकोमा या फिर रेटिनल डिटैचमेंट, किसके कारण ऐसा देखने को मिलेगा कि एक आंख से है जो ऐसे लगेगा जैसे आंख के सामने किसी ने पर्दा है जो टांग दिया है, और ये देखने को मिलेगा रेटिनल डिटैचमेंट में, इसमें रेटिनल डिटैचमेंट में। फिर है, प्रसव के दौरान भ्रूण टैकीकार्डिया, इसका संकेत हो सकता है। यहाँ पे जो और ऑप्शन है जैसे मोतियाबिंद, भारत में ब्लाइंडनेस का जो मेन रीजन है किसमें, एडल्ट में। बच्चों में पूछे आपसे कभी भी ब्लाइंडनेस का रीज़न, तब आपको कहना है रिफ्रैक्टिव एरर। क्या है, रिफ्रैक्टिव एरर। बच्चों में रिफ्रैक्टिव एरर और बड़ों में मोतियाबिंद का रीजन क्या है, कैटरेक्ट। ग्लूकोमा में जो इंट्रा ऑक्यूलर प्रेशर है वो क्या हो जाता है, हाई हो जाता है। तो यहाँ पे आपको बेसिक पॉइंट्स इनके बारे में याद रखना है। फिर है, प्रसव के दौरान भ्रूण टैकीकार्डिया, इसका संकेत हो सकता है। ड्यूरिंग द लेबर फीटल टैकीकार्डिया में भी साइन ऑफ। फीटल टैकीकार्डिया में क्या होगा, बच्चे की जो पल्स रेट है वो बहुत हाई होगी, क्या होगी, हाई हो जाएगी। तो यहाँ पर इंट्रा एमनियोटिक इन्फेक्शन के कारण, फीटल वेलबींग, अर्जेंट डिलीवरी की ज़रूरत होगी, या मैटरनल टायर्डनेस के कारण फीटल टैकीकार्डिया देखने को क्यों मिलेगा।
पहला है इंट्रा एमनियोटिक इन्फेक्शन, दूसरा है फीटल वेलबींग। यदि बच्चा स्वस्थ है, फीटल वेलबींग है, स्वस्थ है, तो भ्रूण टैकीकार्डिया हो गई, नहीं तो ये भी नहीं होगा। अर्जेंट डिलीवरी की ज़रूरत है, क्या है, माँ थक गई है। यहाँ पर जो बेस्ट आपका होगा, जो साइन है लेबर के दौरान है, जो फीटल टैकीकार्डिया का साइन है, एमनियोटिक इन्फेक्शन होना। क्या है, इंट्रा एमनियोटिक इन्फेक्शन का होना, जिसके कारण बच्चे की है जो पल्स रेट बहुत ज़्यादा हाई है जो हो गई है। नेक्स्ट वन, प्रसवोत्तर थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस के विकास का सबसे अधिक संकेत निम्नलिखित से मिलता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट लाइकली टू इंडिकेट द डेवलपमेंट ऑफ पोस्टपार्टम थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस। तो पोस्टपार्टम थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस का यहाँ पर कौन सा लक्षण हो सकता है? फ्रॉम जनरलाइज्ड बॉडी एक, मतलब सामान्यकृत शरीर दर्द से दर्द होना, अचानक से बुखार आना और ठंड लगना, या फिर एक पैर में सूजन होना और दर्द होना, या फिर यूरिन है जो कम प्रोडक्शन होना। क्या रीज़न होगा? आफ्टर डिलीवरी के बाद थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस, मतलब वेंस में किसी भी तरीके का ब्लड क्लॉट बन जाना। तो यहाँ पर थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस का जो रीज़न है, यहाँ पे आपको साइन देखने को मिलेगा, वो होगा पैर में स्वेलिंग होने के साथ साथ दर्द भी होना। और इस साइन को क्या कहा जाता है? होमन्स साइन। याद रखें, क्या होगा? ये होगा होमन साइन। एक पैर में सूजन या फिर दर्द होना, तो ये बन सकता है किसके लिए साइन? आफ्टर डिलीवरी के बाद थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस का। नेक्स्ट है, अंतर्गर्भाशयी देखभाल में निरंतर इलेक्ट्रॉनिक भ्रूण निगरानी सबसे आवश्यक है। इन इंट्रायूटेराइन केयर, मतलब बच्चा जब गर्भ में हो उस दौरान कंटिन्यूस इलेक्ट्रल फीटल मॉनिटरिंग की जाती है। क्यों की जाएगी? सभी नॉर्मल डिलीवरीज के लिए, वुमेन इन एक्टिव लेबर में है उसके लिए, जो महिला हाई रिस्क प्रेगनेंसी पर है उसके लिए, या फिर कम जोखिम वाली गर्भावस्थाओं में। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक फीटल मॉनिटरिंग कब की जाएगी? क्या नॉर्मल ऑल डिलीवरी में नहीं होगी। दूसरा यहाँ पर है जो एक्टिव लेबर में, उसमें भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सबसे कॉमन यहाँ पे होगा फीटल इलेक्ट्रॉनिक मॉनिटरिंग सिस्टम जो हाई रिस्क प्रेगनेंसी वाली महिलाएं हैं, जिनमें जान माल का रिस्क भी हो सकता है। तो यहाँ पर उनको फीटल इलेक्ट्रॉनिक मॉनिटरिंग की जाएगी। क्या है? इलेक्ट्रॉनिक फीटल मॉनिटरिंग की जाएगी, ताकि बच्चा प्रॉपर सांस ले पा रहा है या नहीं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है, क्योंकि हाई रिस्क प्रेगनेंसी में कॉमन है जो देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर क्या होगा? कंटिन्यूस है जो बच्चे को मॉनिटर किया जाएगा। फिर है द इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रेटजी ऑफ प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना रिफ्लेक्ट्स विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल। तो जो प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत जो मॉडल है, यहाँ पर किस बेस पर है? हेल्थ प्रमोशनल मॉडल बेस्ड, बायोमेडिकल बेस्ड, सिस्टम थ्योरी, या फिर इकोलॉजिकल मॉडल। अब जो प्रधानमंत्री का जो स्वास्थ्य सुरक्षा योजना है, ये काम करती है सिस्टम बेस्ड मॉडल पर। किस पर? सिस्टम थ्योरी में। एज पर दिस थ्योरी की एक डिपार्टमेंट एक जगह दूसरे से जुड़ी हुई रहेगी, इसीलिए यहाँ पर एक क्या है? मॉडल किस बेस पे काम करेगा? सिस्टम थ्योरी पर। थ्योरी का मतलब क्या है कि ऐसी जो भी योजनाएं हैं जो इंटरकनेक्टेड हो। यहाँ पर क्या होगा? मतलब जो भी योजना है वो क्या हो? इंटरकनेक्टेड हो। क्योंकि यहाँ पर क्या है? पूरी सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है, तो पर्टिकुलर अलग अलग स्टेट वाइज यहाँ पे अलग अलग हेल्थ सेक्टर, प्राइवेट, गवर्नमेंट सभी तरीके के इंक्लूडेड हैं। तो क्या है? एक तरीके से सिस्टम थ्योरी जो कि इंटरकनेक्टेड मॉडल पे बेस्ड है। फिर है, निम्नलिखित में से कौन सा नवजात शिशुओं और छोटे बच्चों के लिए प्रभावी होम विजिट का प्रमुख तत्व नहीं है? तो यहाँ पर की एलिमेंट नहीं है किसका? इफेक्टिव होम विजिट का। बट किसके लिए? यंग बच्चे हैं, जो बहुत छोटे बच्चे हैं और इन्फेंट हैं, उनके लिए। पहला, प्रोवाइडिंग टेलर्ड एजुकेशन एंड सपोर्ट टू द फैमिली। फिर एस्टेब्लिशिंग ट्रस्टिंग रिलेशनशिप विद द फैमिली, या फिर प्रोवाइडिंग ट्रांसपोर्टेशन टू हेल्थ केयर अपॉइंटमेंट्स, या फिर कंडक्टिंग अ कॉम्प्रीहेंसिव असेसमेंट ऑफ चाइल्ड्स हेल्थ एंड डेवलपमेंट। तो जो यहाँ पे आप होम विजिट के लिए जाते हैं, तो इन होम विजिट में आपका इफेक्टिव एलिमेंट कौन सा नहीं है, स्पेशली छोटे बच्चों के लिए और इन्फेंट्स के लिए? तो यहाँ पर आपका जाएंगे, आप किसी भी फैमिली में जाते हैं आप होम विजिट के लिए, तो सबसे पहले
ट्रस्टवर्दी रिलेशनशिप होना चाहिए। उनको आपको विश्वास दिलाना होगा कि आप उनके बच्चे के बारे में उन्होंने जो भी बताया वो गोपनीय रखेंगे, इधर उधर नहीं बताएंगे। तो एक क्या होना चाहिए, ट्रस्टवर्दी रिलेशनशिप होना चाहिए। आप फैमिली के लिए हेल्थ एजुकेशन भी बता सकते हैं कि आप ऐसा इस तरीके से खान पान रखिए, बच्चे को किस तरीके से आप मसाज कर सकते हैं, कब नहलाना है, ये सब चीज़ें आप बता सकते हैं। बच्चे का ग्रोथ और डेवलपमेंट किस तरीके से होना चाहिए, कब बच्चे की हाइट है जो एज़ पर उम्र के कितनी होनी चाहिए, कितना वजन होना चाहिए, वो सब बताएंगे। लेकिन आपका होम विजिट में ट्रांसपोर्टेशन को लेके कोई रोल नहीं होगा। याद रखें, स्वास्थ्य देखभाल नियुक्तियों के लिए परिवहन प्रदान करना ये आपका काम नहीं होगा। बाकी सभी होम विजिट के एलिमेंट्स हो सकते हैं, बट जो इफेक्टिव नहीं होगा वो क्या होगा, प्रोवाइडिंग ट्रांसपोर्टेशन टू हेल्थ केयर अपॉइंटमेंट्स। नेक्स्ट वन, द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ स्ट्रोक कैरेक्टराइज्ड बाय इंटरप्रिटेशन ऑफ ब्लड फ्लो टू ब्रेन इज। तो यहाँ पर कौन सा है जो स्ट्रोक के लिए क्या है, आमतौर पर यदि हमारे ब्रेन में ब्लड का फ्लो ना हो तो क्या होगा, जब ब्रेन में ब्लड का फ्लो नहीं होगा तो क्या होगा, यहाँ पर ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं होगी। ब्रेन में ब्लड फ्लो होगा तभी तो ऑक्सीजन भी जाएगी साथ में। लेकिन जब ऑक्सीजन नहीं ब्रेन तक पहुँचेगी ब्लड फ्लो स्टॉप होने के कारण, तो स्ट्रोक होगा। वो कौन सा स्ट्रोक होगा, ब्रेन एन्यूरिज्म वाला, या फिर हेमरेजिक स्ट्रोक, या फिर इस्चमिक स्ट्रोक, या फिर इन्फेक्शियस इस्चमिक अटैक, क्या हो सकता है। तो यहाँ पर यदि ब्रेन में ब्लड फ्लो स्टॉप होता है तब ब्लड फ्लो के साथ साथ ऑक्सीजन की सप्लाई बंद होगी, और ऑक्सीजन की सप्लाई बंद होती है तो क्या होगा, इस्चीमिया होने के चांसेस रहेंगे। तो जो कॉमन स्ट्रोक होगा वो क्या होगा, इस्चमिक स्ट्रोक। क्लियर है। नेक्स्ट वन, द वैक्सीनेशन स्ट्रेटजी ऑफ मिशन इंद्रधनुष इज एन एप्लीकेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो मिशन इंद्रधनुष प्रोग्राम है जो क्या है, जिसको आप अम्ब्रेला प्रोग्राम भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर जो मिशन इंद्रधनुष है क्या है, मिशन इंद्रधनुष है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा 2014 में, याद रखें 2014 में दिसंबर 2014 में लॉन्च किया गया प्रोग्राम है। तो ये किस प्रिंसिपल पर काम करता है, प्रिंसिपल ऑफ रेशनल एक्शन, मतलब तर्क संगत कार्रवाई के सिद्धांत पर, सामाजिक समर्थन के सिद्धांत पर, या फिर कंजर्वेशन मोटिवेशनल थ्योरी पर, या फिर यूनिवर्सल वैक्सीनेशन प्रोग्राम पर। मिशन इंद्रधनुष क्या है, मिशन इंद्रधनुष काम करता है यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के ऊपर, जिसको आप कह सकते हैं सार्वभौमिक, क्या है, सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम। क्या है, सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम। मिशन इंद्रधनुष के कुछ की पॉइंट्स है कि 2 साल तक के बच्चों को कंप्लीट जो वैक्सीनेट कराना है। तो यहाँ पर जो यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है, क्या है, यूनिवर्सल जो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है, तो एज पर दैट प्रोग्राम के साथ में ही इंक्लूड होकर मिशन इंद्रधनुष ने अपना काम है जो किया है। तो इस प्रोग्राम के तहत जो यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है, इसके तहत जो डिसीज़ हैं क्या हैं, अभी तक यदि हम बात करें तो 12 वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिसीज़ हैं। क्या हैं, 12 वैक्सीन प्रिवेंटेबल जो डिसीज़ हैं यहाँ पे वो हमारी ऐड की गई हैं। क्लियर। तो 12 वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिसीज़ ऐड की गई हैं। और ये जो यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम आया था 1985 में, याद रखें 1985 में ये प्रोग्राम है जो आया था, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम 1985 में आया था, मिशन इंद्रधनुष 2014 में आया था, और यूनिवर्सल वैक्सीनेशन प्रोग्राम के तहत अभी तक 12 हैं जो वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिसीज़ हैं वो ऐड की गई हैं। अब जो 12 वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिसीज़ कौन सी हैं आप चाहें तो नोट डाउन कर सकते हैं। डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस, टिटनेस 3 हो गई, पोलियो, मीजल्स, रूबेला, कॉमन फॉर्म ऑफ चाइल्डहुड ट्यूबरक्लोसिस जिसके लिए BCG दी जाती है, रोटावायरस डायरिया के लिए, हेपेटाइटिस बी, मेनिंजाइटिस एंड निमोनिया, हीमोफ्लस इन्फ्लुएंजा टाइप बी। तो यहाँ पर टोटल मिला के क्या हो गई हमारी 12 जो वैक्सीन से प्रिवेंट होने वाली बीमारियाँ यहाँ पे आपकी ऐड हो जाती हैं। फिर है
प्रसवोत्तर प्री एक्लेम्सिया के मामले में किस लक्षण के लिए तत्काल चिकित्सा ध्यान देने की आवश्यकता है? किस यहाँ पर कौन सा जो होगा जिसमें आपको इमीडिएटली, तो जो पोस्टपार्टम प्री एक्लेम्सिया का केस है तो आपको उसमें इमीडिएटली मेडिकल अटेंशन की ज़रूरत किस में पड़ेगी? दृष्टि संबंधी विकृतियों में, लाइट हेडेक हो रहा है, या पैरों में स्वेलिंग हो रही है, या फिर थकान के कारण। तो देखिए, प्रसवोत्तर मतलब आफ्टर बर्थ, पोस्टपार्टम प्री एक्लेम्सिया आफ्टर डिलीवरी होने के बाद यदि प्री एक्लेम्सिया होता है तब किन सिम्टम्स को आप इमीडिएटली मैनेज करेंगे? या तो आंखों में धुंधलापन दिख रहा है, कम सिर दर्द हो रहा है, स्वेलिंग हो रही है पैरों में, या थकावट हो रही है। तो आफ्टर डिलीवरी के बाद थकावट होना कॉमन है, थोड़ा थोड़ा लाइट हेडेक भी होने लगता है, लेकिन विजुअल डिस्टर्बेंस नहीं होती है। विजुअल डिस्टर्बेंस नहीं होती है यदि प्री एक्लेम्सिया में आफ्टर डिलीवरी के बाद है जो प्री एक्लेम्सिया का केस है, विजुअल डिस्टर्बेंस होती है, आँखों से धुंधलापन दिखाई दे रहा है, मतलब यहाँ पे पेशेंट को कभी कभी प्री एक्लेम्सिया से एक्लेम्सिया में कन्वर्जन आने के चांसेस होते हैं, उस दौरान भी ये हो सकता है। तो यहाँ पे आपको इमीडिएटली मैनेज करना होगा। फिर है ड्राई हीट स्टरलाइजेशन आमतौर पर किस तापमान रेंज पर किया जाता है? एट व्हाट टेम्परेचर रेंज इज ड्राई हीट स्टरलाइजेशन यूजुअली परफॉर्म्ड? तो ड्राई हीट स्टरलाइजेशन के लिए जो तापमान उपयोग किया जाता है वो कौन सा होगा? आप लोग भी यहाँ पे मार्क कीजिए। तो ड्राई हीट स्टरलाइजेशन जो मेथड है, इस मेथड के तहत तापमान होना चाहिए 160 से 170 डिग्री सेंटीग्रेड तक। कितना? 160 से 170 सेंटीग्रेड तक। अब यहाँ पर आपको यदि एग्ज़ाम में पूछा जाए ऑटोक्लेव, क्या है? ऑटोक्लेव है जो यहाँ पे बेस्ट मेथड है, इसके लिए स्टरलाइजेशन के लिए बेस्ट मेथड है स्टरलाइजेशन की, क्या? ऑटोक्लेव। यहाँ पर 15 से 20 मिनट का जो ड्यूरेशन है वो इस्तेमाल होता है, और ये फिर डिपेंड करता है क्या चीज़ आप स्टरलाइज कर रहे हो। क्लियर है? तो यहाँ पे आपको याद रखना है ड्राई हीट स्टरलाइजेशन में कितना जो टेम्परेचर वो है 160 से 170। एक और कॉमन चीज़, ऑटोक्लेव एक ऐसी सिंगल मेथड है जिसमें स्पोर भी मार दिए जाते हैं, और किसी मेथड में चाहे बॉइलिंग हो या कोई और मेथड हो स्पोर्स नहीं है जो जा पाते हैं, मारे जा पाएंगे, लेकिन ऑटोक्लेव में ऐसे हो जाएंगे। फिर है नवजात नेत्र रोग की रोकथाम के लिए अनुशंसित एजेंट है। फॉर प्रिवेंशन ऑफ न्यूनेटल आई डिसीज द रिकमेंडेड एजेंट इज, क्या आप है जो यूज़ करेंगे न्यूनेट की आइस में? सिल्वर नाइट्रेट का घोल, रिथ्रोमाइसिन का ऑइंटमेंट, जेंटामाइसिन की ड्रॉप्स, या फिर टेट्रासाइक्लिन ऑइंटमेंट। क्या यहाँ पे आप इस्तेमाल करेंगे? तो एरिथ्रोमाइसिन, जेंटामाइसिन, टेट्रासाइक्लिन तीनों क्या हैं? एंटीबायोटिक हैं। सिल्वर नाइट्रेट यूज़ नहीं किया जाएगा, बच्चे की आंखें भी डैमेज हो सकती हैं। तो यहाँ पर बच्चे की आंखों के लिए यूज़ किया जाने वाला जो हो सकता है वो होगा एरिथ्रोमाइसिन ऑइंटमेंट। क्या होगा? एरिथ्रोमाइसिन ऑइंटमेंट। तो एक चीज़ याद रखें, कभी भी यहाँ पे आपको बच्चे के लिए, बच्चे हो या बड़े, विदाउट डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के, स्पेशली आँखों में, कानों में कोई सी भी मेडिकेशन का इस्तेमाल ना करें, चाहे वो ऑइंटमेंट हो, ट्यूब हो, कुछ भी हो, वो बच्चे की जानलेवा भी हो सकते हैं। तो नवजात नेत्रों की आँखों में इन्फेक्शन को रोकने के लिए आप क्या कर सकते हैं? यहाँ पे एरिथ्रोमाइसिन ऑइंटमेंट यूज़ कर सकते हैं। महिलाओं में आयरन की कमी से होने वाला एनीमिया विशेष रूप से निम्न कारणों से आम है। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया इन वुमेन इज स्पेशली कॉमन बिकॉज ऑफ। तो महिलाओं में आयरन की कमी से एनीमिया क्यों होता है? पहले ऑप्शन में है कि उच्च शारीरिक गतिविधि स्तर से, मतलब फ्रॉम हाई फिजिकल एक्टिविटी लेवल के कारण, ड्यू टू मेंस्ट्रुअल ब्लड लॉस के कारण, हर महीने जो मासिक धर्म में खून का जो लॉस होता है उसके कारण, या फिर हार्मोनल चेंजेस आफ्टर मेनोपॉज, मतलब पीरियड्स बंद होते हैं उसके बाद जो हार्मोनल चेंजेस है उसके कारण, या फिर आयरन रिच फूड को अवॉइड करने के कारण। तो महिलाओं में आयरन की कमी से होने वाले एनीमिया का मुख्य कारण है फीमेल में पीरियड्स आने के बाद जो ब्लड लॉस होता है हर महीने, वो क्या है? महिलाओं में एवरी मंथ मासिक धर्म के कारण जो ब्लड लॉस होता है वो रीज़न है जो आयरन की कमी के कारण होने वाला एनीमिया का है, जो यहाँ पे कारण बन सकता है। तो
तो इसीलिए ड्यूरिंग द पीरियड्स, और स्पेशली यहाँ पे यदि हम बात करें महिलाओं में, यदि आपसे पूछा जाए कि आफ्टर 50 के बाद हड्डियाँ या फ्रैक्चर का रिस्क क्यों हो जाता है, उस टाइम ऑस्टियोपोरोसिस और एस्ट्रोजन लेवल ड्रॉप होता है बॉडी से, क्योंकि पीरियड्स आना बंद हो जाते हैं। मेनोपॉजल वूमेन में एस्ट्रोजन का लेवल डाउन चला जाता है बिल्कुल ही। तो यहाँ पर लेकिन महिलाओं में यदि आयरन की कमी से एनीमिया हो रहा है तो उसका रीज़न क्या है? हर महीने ब्लड लॉस होने के कारण, हर महीने पीरियड्स में जो ब्लड लॉस होता है उसके कारण एनीमिया हो सकता है। फिर है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ न्यूनेटल केयर अपगार स्कोर इज इवेलुएटेड एज। नवजात देखभाल के संदर्भ में अपगार स्कोर का मूल्यांकन किस प्रकार किया जाता है? पहले ऑप्शन में है जन्म के 5 और 10 मिनट के बाद, मतलब यहाँ पर बच्चा पैदा होता है उसके 5 मिनट और 10 मिनट के बाद अपगार स्कोर चेक करें आप, या फिर 1 मिनट और 5 मिनट के बाद, या फिर जन्म के समय और 1 मिनट पर, या फिर जन्म के तुरंत और 2 मिनट पर। तो हमेशा याद रखना है अपगार स्कोर चेक किया जाता है जब भी बच्चा पैदा होता है उसके जस्ट 1 मिनट में, विदिन 1 मिनट में, और उसके बाद दोबारा चेक किया जाता है 5 मिनट में। तो ये आपको याद रखना है। अपगार स्कोर जो यहाँ पर चेक किया जा रहा है बच्चे का, तो 10 है जो इसका मैक्सिमम स्कोर होता है। बच्चे को यदि 8 से 10 के बीच में स्कोरिंग पॉइंट्स आते हैं मतलब बच्चा बिल्कुल हेल्दी है। तो अपगार स्कोरिंग सिस्टम में यदि आप बात करते हैं तो इमीडिएट नहीं, इमीडिएट की जगह पैदा होने से लेके 1 मिनट के अंदर, और एक बार और अगेन चेक करना है 5 मिनट में। नेक्स्ट वन, हाउ कैन नर्सेस इफेक्टिवली प्रमोट पर्सनलाइज्ड न्यूट्रिशन। तो नर्सें हैं जो व्यक्तिगत पोषण को प्रभावी ढंग से कैसे बढ़ावा दे सकती हैं? पहले ऑप्शन में है बाय प्रोवाइडिंग पर्सनलाइज्ड न्यूट्रिशनल काउंसलिंग बेस्ड ऑन इंडिविजुअल हेल्थ कंडीशन एंड लाइफ स्टाइल, या फिर बाय सजेस्टिंग जनरल डाइट प्लान विदाउट कंसिडरिंग इंडिविजुअल वेरिएशन, बाय प्रिस्क्राइब डाइटरी सप्लीमेंट्स टू ऑल इंडिविजुअल, बाय इनकरेजिंग इंडिविजुअल्स टू फॉलो पॉपुलर डाइट ट्रेंड्स। तो यहाँ पर एज अ नर्स है जो आप किसी पर्सन को पर्सनलाइज्ड न्यूट्रिशन के बारे में बताना है तो आप क्या करेंगे? लास्ट ऑप्शन से हम शुरू करते हैं। क्या आप जो डाइट ट्रेंड चल रहा है उसको फॉलो करने को कहेंगे? नहीं। क्या आप डाइटरी सप्लीमेंट्स देंगे अपने पेशेंट को? बिल्कुल भी नहीं। डाइटरी सप्लीमेंट्स उनको दिए जाते हैं जिनको डेफिशिएंसी हो, जिनके ब्लड लेवल में किसी भी चीज़ की कमी निकली हो उनको, या फिर पर्सन को बिना प्रॉब्लम्स के, बिना चीज़ों के आप उनमें एक है जो डाइट प्लान बना के दे देंगे कि ये जनरल डाइट फॉलो कीजिए। लेट से यदि बीपी वाला मरीज़ है तो उसमें डैश डाइट है जो फॉलो करवाई जाएगी, क्लियर है। वैसे ही कोई अदर कैटेगरी का पेशेंट है तो उसमें अलग डाइट है जो फॉलो होगी। तो यहाँ पर आपको क्या करना है? बाय प्रोवाइडिंग पर्सनलाइज्ड न्यूट्रिशनल काउंसलिंग बेस्ड ऑन इंडिविजुअल हेल्थ कंडीशन एंड लाइफ स्टाइल। आप यहाँ पर लेट से कि कोई घर पे बैठा हुआ आदमी है, सेडेंट्री लाइफ स्टाइल वाला पर्सन है, क्या आप उसको कह देंगे कि खूब बैठ के है जो आप हाई कैलोरिक फूड खाइए? बिल्कुल नहीं, डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा, ओबेसिटी होगी, प्रॉब्लम होगी। यदि जो खेत पे काम करने वाले लोग हैं, मजदूर मेहनत करने वाले लोग हैं, बहुत हाईली लेबर है, तो यहाँ पे आप उसको कम खाने को कहेंगे? बिल्कुल नहीं। तो यहाँ पर पर्सनलाइज्ड न्यूट्रिशन का मतलब क्या होगा कि एज पर पर्सन के लाइफ स्टाइल के, उसकी हेल्थ कंडीशन के जो डाइट आप बताएंगे वो यहाँ पे आपका सही होगा। फिर है प्रसव पूर्व स्क्रीनिंग परीक्षणों पर प्रसव पूर्ण काउंसलिंग से गर्भवती माताओं को सूचित किया जाना चाहिए कि ये परीक्षण निम्न में से किसके लिए डिज़ाइन किए गए हैं? क्वेश्चन है आपका कि जो प्रीनेटल काउंसलिंग है, ऑन प्रीनेटल स्क्रीनिंग टेस्ट should inform expectant mother that these tests are designed for which of the following। तो लेट्स से कि डिलीवरी के पहले, जिसको आप एंटीनेटल काउंसलिंग कह सकते हो, प्रीनेटल काउंसलिंग कह सकते हैं, आपको उसमें बताना है कि आपके डिलीवरी होने के पहले ए टेस्ट स्क्रीनिंग क्यों करवाए जा रहे हैं। जब तो उस माँ को क्या रहेंगे, जो प्रेग्नेंट मदर है, एक्सपेक्टेंट मदर है, उसके डाउट क्लियर करने हैं आपको कब? डिलीवरी होने के पहले ही जो भी टेस्ट कराया जाए। लेट से अल्ट्रासोनोग्राफी हो रही है 20 हफ्ते वाली, तो उसमें आप बताएंगे उसको कि इसमें आपके बच्चे के बॉडी पार्ट्स स्क्रीनिंग पर है जो आपको शो होंगे, जिसको आप एनोमली स्कैनिंग कह सकते हैं। ब्लड टेस्ट क्यों कराए जा रहे हैं?
आप में आपके जो बच्चा है उसमें डाउन सिंड्रोम का डिफेक्ट तो नहीं हो रहा, या आपके अंदर ब्लड शुगर लेवल तो स्पाइक नहीं हो रहा, रूबेला का आईजी तो नहीं है। तो इन सब के लिए आपको उसके डाउट क्लियर करने होंगे। तो यहाँ पर आपके ऑप्शन में क्या है, डू डिटरमाइन द सेक्स एंड फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द चाइल्ड, टू इवैल्यूएट द रिस्क ऑफ सर्टेन जेनेटिक कंडीशन, टू ऑप्टिमाइज द केयर एंड डेवलपमेंट ऑफ योर पेरेंट्स, या फिर टू प्रेडिक्ट द एग्जैक्ट डेट ऑफ डिलीवरी। तो मैं बता दूं कि डिलीवरी होने के पहले जो भी स्क्रीनिंग कराई जाती है सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए, तो बिल्कुल भी नहीं कराई जाती है, इलीगल है। इंडिया में तो पूरे तरीके से इलीगल है, तो आपका फर्स्ट ऑप्शन नहीं होगा। दूसरे में है कि जेनेटिक कंडीशन को, जैसा मैंने आपको बताया, तो यही आपका आंसर होगा कि आनुवांशिक स्थितियों के जोखिम का मूल्यांकन करने के लिए स्क्रीनिंग की जाती है। फिर अपने मम्मी पापा को सेटिस्फाई करना है, सास ससुर हुए हैं, मम्मी पापा हों कि चलिए देखिए हमारी रिपोर्ट ऐसे है, इसके लिए भी नहीं होगा। ना ही एग्जैक्ट डेट का पता किया जा सकता है, एग्जैक्ट डेट है जो प्रिडिक्ट नहीं की जा सकती है। यहाँ पर आपकी जो बेस्ड ऑन लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड है उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेट की जा सकती है। बट लेट्स से कि आपको 9 महीने प्लस 7 दिन ऐड करके आपकी 10 नवंबर डेट आती है, तो ज़रूरी नहीं कि आपको लेबर पेन 10 तारीख को ही होगा, उसके एक वीक पहले भी हो सकता है, तो ये भी नहीं होगा। तो यहाँ पर प्रसव पूर्व स्क्रीनिंग करवाए जाने का प्रीनेटल स्क्रीनिंग टेस्ट का मतलब ही क्या है, जेनेटिक कंडीशन डेवलप तो नहीं हो रही है उनको इवालुएट करना। फिर है निम्नलिखित में से कौन सा सामुदायिक स्वास्थ्य नर्सिंग में होम विजिट का प्राथमिक उद्देश्य नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द प्राइमरी पर्पस ऑफ होम विजिटिंग इन कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। तो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में होम विजिट का प्राइमरी पर्पस कौन सा नहीं है, उद्देश्य नहीं है। पहले में है आपको प्रोवाइडिंग अर्ली आइडेंटिफिकेशन एंड इंटरवेंशन ऑफ पोटेंशियल हेल्थ प्रॉब्लम, ये मतलब जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको क्या करना, चेक करना है। फिर एक्यूट केयर सर्विसेज मतलब तीव्र देखभाल प्रोवाइड करना है आपको। प्रमोट हेल्थी बिहेवियर एंड डिसीज प्रिवेंशन, प्रोवाइडिंग सपोर्ट एंड एजुकेशन टू द फैमिली। तो होम विजिट के कुछ पर्पस होते हैं, उद्देश्य होते हैं, बिना किसी उद्देश्य के कुछ भी काम नहीं होता। लेट्स से आपके लिए क्लास ली जा रही है तो इसके पीछे भी उद्देश्य है कि आप अपना एग्ज़ाम क्लियर कर लो। वैसे ही जब आप होम विजिट के लिए जाते हैं तो जो सबसे ज़रूरी है, एक तो होता है ट्रस्ट बनाना, आपको असेसमेंट करना। तो यहाँ पर फर्स्ट में क्या है, आपका असेसमेंट ही है कि जो अर्ली आइडेंटिफाई करना है कोई भी डिसीज़ हो रही हैं उनको लेके। फिर हेल्दी बिहेवियर को प्रमोट करवाना है कि जिसके यहाँ कोई सिगरेट पीता है, कोई शराब पीता है, उसको कैसे छुड़वाएं, इनसे क्या बीमारी हो सकती है उनके बारे में आपको बताना है। फैमिली को हेल्थ एजुकेशन के बारे में भी बताना है कि आप अपने आप को इन बीमारियों से कैसे बचा सकते हैं। तो यहाँ पर आपको सब करना है, लेकिन प्रोवाइड एक्यूट केयर सर्विसेज आपको प्रोवाइड नहीं करना है, बाकी ये सब करना है। फिर है हेपेटाइटिस सी के संचरण को रोकने में कौन सा हस्तक्षेप सबसे प्रभावी है। तो हेपेटाइटिस सी को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, विच इंटरवेंशन इज मोस्ट इफेक्टिव इन प्रिवेंटिंग ट्रांसमिशन ऑफ हेपेटाइटिस सी। तो हेपेटाइटिस सी को क्या कहा जाता है, ट्रांसफ्यूजनल हेपेटाइटिस। तो यहाँ पे आप याद रख सकते हैं, तो ट्रांसफ्यूजनल है यहाँ पर है हमारा, ट्रांसफ्यूजनल का मतलब ब्लड ट्रांसफ्यूजन के कारण हो सकता है। तो ट्रांसफ्यूजनल हेपेटाइटिस और हेपेटाइटिस सी को आप कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं ट्रांसमिट होने से। पहला हेपेटाइटिस सी का टीका कैसे, या फिर एंटीवायरल प्रोफाइलैक्सिस फॉर हाई रिस्क पॉपुलेशन, जिस आबादी में हेपेटाइटिस होने का चांस है वहाँ पे सबको एंटीवायरल प्रोफाइलैक्सिस करके मतलब पहले से ही दवाई वैक्सीन करा दें, या फिर रूटीन लीवर फंक्शन टेस्ट कराएं, या फिर ब्लड ट्रांसफ्यूज़न की सुरक्षित अभ्यास और ड्रग उपयोगकर्ताओं के लिए हानि कम करने की रणनीतियां बना के। तो जैसा मैंने आपको शुरुआत में ही कहा कि हेपेटाइटिस सी होने का रीज़न होता है जिस पर्सन को हेपेटाइटिस सी हो उसका ब्लड आपके लिए ट्रांसफ्यूज़ कर दिया जाए वो। तो यहाँ पर क्या है, आपका आंसर क्या होगा कि सेफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन प्रैक्टिस को अपनाना है। और जो ड्रग यूज़र्स हैं, एक निडल से 4 लोग 5 लोग यदि अपने लिए वो ड्रग इंजेक्ट करते हैं तो उनमें भी हो सकता है। तो यहाँ पर सेफ स्ट्रेटजी क्या होगी वो सब यहाँ पे आपको बताना है। क्लियर। तो आपका आंसर क्या होगा, ब्लड ट्रांसफ्यूजन की सुरक्षित अभ्यास और ड्रग उपयोगकर्ताओं के लिए हानि कम करने की रणनीतियाँ बताना है। फिर है एक बच्चे द्वारा
वृत्त की नकल करने की औसत आयु कितने वर्ष है? व्हाट इज द एवरेज एज एट विच चाइल्ड इमिटेट अ सर्किल? मतलब एक बच्चा सर्किल किस उम्र में बना पाएगा? 4 साल में, 2 साल में, 3 साल में या 5 साल में? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। 3 साल की उम्र में बच्चा है जो सर्किल बनाना सीख लेगा। फिर है आयरन अनुपूरण किस आयु वर्ग के बच्चों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है? आयरन अनुपूरण का मतलब है आयरन सप्लीमेंटेशन है जो स्पेशली किस उम्र के बच्चे के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है? 12 से 18 वर्ष के किशोर में, 6 से 23 महीने के शिशु में, 1 से 3 वर्ष के बच्चे में या नवजात शिशु में? तो आयरन सप्लीमेंटेशन का मतलब है यहाँ पर आपको सिरप या ड्रॉप वगैरह देना है। तो किस उम्र में ज़्यादा ज़रूरी है? 12 से 18 वर्ष के किशोर में इनमें ज़रूरी है, लेकिन आप आयरन रिच डाइट दे सकते हैं, आयरन फॉलिक एसिड की टैबलेट दे सकते हैं, लेकिन आयरन सप्लीमेंटेशन का जो मेन ज़रूरत है यहाँ पे 6 से 23 साल के बच्चों में। क्यों? माँ के दूध से उनको आयरन नहीं मिलता है। दूसरी चीज़ यहाँ पे बच्चे वो सब चीज़ें नहीं खा पाते जिससे उनको आयरन की कमी की पूर्ति हो पाए। तो यहाँ पर सबसे जो विशेष रूप से महत्वपूर्ण बच्चे इनको आयरन सप्लीमेंटेशन दिया जाएगा वो होगा 6 से 23 महीने के शिशु। फिर भारत में राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम किस व्यवहार परिवर्तन सिद्धांत के अनुरूप है? नेशनल टोबैको कंट्रोल प्रोग्राम इन इंडिया इज इन लाइन विथ विच बिहेवियर चेंज प्रिंसिपल? पहला है सोशल कॉग्निटिव थ्योरी, दूसरा है थ्योरी ऑफ प्लांट बिहेवियर, हेल्थ बिलीफ मॉडल या फिर ट्रांस थ्योरेटिकल मॉडल। तो जो भारत में राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम है ये डिपेंड करता है हेल्थ बिलीफ मॉडल पर। जैसे हमने प्रधानमंत्री जी की जो योजना पढ़ी है शुरुआत में, वो सिस्टम मॉडल पर डिपेंड है, ये है हेल्थ बिलीफ मॉडल पर डिपेंडेड। फिर संदिग्ध प्लेसेंटल एब्रप्शन के मामले में तत्काल संदर्भ के लिए मुख्य संकेतक कौन सा है? विच इज़ द मेन इंडिकेटर फॉर इमीडिएट रेफरेंस इन केसेस ऑफ सस्पेक्टेड प्लेसेंटल एब्रप्शन? तो यहाँ पर कौन सा है जो प्लेसेंटल एब्रप्शन के में साइन देखने को मिलेगा? पहला है यहाँ पे आपको गर्भाशय की कोमलता के साथ योनि से रक्तस्राव, स्टेबल फीटल हार्ट रेट, हिस्ट्री ऑफ प्रीवियस लो रिस्क प्रेगनेंसी या फिर माइल्ड स्टमक डिस्कम्फर्ट। तो इमीडिएटली यदि हम बात करें प्लेसेंटल एब्रप्शन की, मतलब प्लेसेंटा क्या हो रहा है? डिटैच होना स्टार्ट हो रहा है। क्या है? प्लेसेंटा डिटैच हो रहा है। डिटैच का मतलब है क्या है? यहाँ पे दूर होना स्टार्ट हुआ है, डिटैच हो रहा है प्लेसेंटा। तब यहाँ पे क्या होगा? जब डिटैच होगा तो ब्लीडिंग भी होगी, मतलब वेजाइनल ब्लीडिंग विथ यूट्राइन टेंडरनेस। मतलब जब जो यूट्राइन वॉल पे चिपका हुआ प्लेसेंटा है वो डिटैच होना स्टार्ट हो जाए, छोड़ना जो अपनी लेयर है वो छोड़ रहा है, तो वहाँ पे ब्लीडिंग तो होगी, साथ में यूट्राइन टेंडरनेस भी देखने को मिलेगी। हार्ट रेट स्टेबल नहीं होगी, फ्लक्चुएट हो सकती है। यदि पहले लो रिस्क प्रेगनेंसी रही है तब यहाँ पे इसका जो प्लेसेंटल एब्रप्शन से लेना ही देना नहीं है। न माइल्ड स्टमक डिस्कम्फर्ट, यदि प्लेसेंटल एब्रप्शन की बात की जा रही है तो वेजाइनल ब्लीडिंग होगी। यदि प्लेसेंटा प्रीविया की बात की जा रही है तब यहाँ पे पेनलेस ब्लीडिंग होगी, लेकिन प्लेसेंटल एब्रप्शन में पेन भी होगा, टेंडरनेस होगी और पेन भी देखने को मिलेगा। फिर है प्रसव पूर्व काउंसलिंग के दौरान एक दाई को निम्नलिखित में से किस विषय पर शिक्षा और परामर्श प्रदान करना चाहिए? ड्यूरिंग प्रीनेटल काउंसलिंग मिडवाइफ शुड प्रोवाइड एजुकेशन एंड काउंसलिंग ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक? पोषण और व्यायाम पर, प्रसव पीड़ा के लक्षण और संकेत पर, मतलब जो साइन सिम्टम होते हैं लेबर पेन के उस पर, या फिर पोस्टनेटल केयर पर। तो एक मिडवाइफ को किस टॉपिक के ऊपर है जो प्रीनेटल काउंसलिंग करती हैं, मतलब एंटीनेटल काउंसलिंग और प्रीनेटल काउंसलिंग करते हैं आप, क्या चीज़ें आपको बतानी होंगी अपने क्लाइंट को? पहला, ये अच्छा खाइए, अच्छा व्यायाम कीजिए, बट अपने आप को इतना एग्जर्ट मत कीजिए कि आपको पेन है जो फील हो, तो ये आप बताएंगे। दूसरा, क्या लक्षण हो सकते हैं लेबर के? आपको बैक पेन से शुरुआत होती है लेबर पेन की, कुछ वेजाइना से वाटर डिस्चार्ज हो, पानी आने लगे, वो आपको बताना है। आफ्टर डिलीवरी के बाद आपको किस तरीके से चलना फिरना है, क्या खाना पीना है, वो सब केयर आप बताएंगे। तो यहाँ पर आपको क्या होगा? क्या 1 और 3 होगा, 1 2 3 होगा, 2 3 होगा, 1 2 होगा?
तो यहाँ पे आपका आंसर होगा ये तीनों ही हैं कि आपको न्यूट्रिशन के बारे में भी बताना है अपने मरीज को, पोस्टनेटल केयर के बारे में भी बताना है, क्या लेबर के लक्षण होंगे वो भी आपको बताना है। क्लियर है। फिर है इन रिप्रोडक्टिव हेल्थ प्रोग्राम द टर्म अनमेट नीड रिफर्स टू वुमेन हु, तो यहाँ पे जो अपूर्ण आवश्यकता शब्द उन महिलाओं को संदर्भित करता है जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ प्रोग्राम है। तो अनमेट नीड का मतलब यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन यही है कि अनमेट नीड का मतलब क्या है जो रिप्रोडक्टिव प्रोग्राम में। पहला, हु हैज़ कम्प्लीटेड इस फैमिली, जिसने अपना पूरा परिवार कर लिया है, या फिर जो बच्चा पैदा करने में देरी करना या रोकना चाहते हैं लेकिन गर्भ निरोधक का उपयोग नहीं कर रहे हैं, या फिर वो जो ट्रेडिशनल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स अपनाए हैं, या फिर जो फैमिली प्लानिंग में इंटरेस्टेड ही नहीं है। तो जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ प्रोग्राम है उनमें अनमेट नीड का मतलब होता है कि वो लोग जो बच्चा पैदा करने में देरी तो करना चाहते हैं, उनको अभी बच्चा नहीं चाहिए लेकिन किसी भी तरीके का कॉन्ट्रासेप्शन भी यूज़ नहीं करना है, वो कहलाती है अनमेट नीड्स। क्या है अनमेट नीड्स का मतलब है हु वांट्स टू डिले और स्टॉप हैविंग चिल्ड्रन, उनको बच्चे अभी नहीं चाहिए लेकिन बिना कोई कॉन्ट्रासेप्टिव यूज़ किए ही। फिर है द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ पेल्विक शेप इन वुमेन विच इज़ कंड्यूसिव टू वेजाइनल डिलीवरी, तो वेजाइनल डिलीवरी के लिए सबसे आम प्रकार का जो पेल्विक है वो कौन सा है, प्लेटिप्लॉइड, एंड्रॉइड, गायनेकॉइड या फिर एंथ्रोपॉइड। तो महिलाओं में जो पेल्विक है सबसे कॉमन वेजाइनल डिलीवरी के लिए वो होती है गायनेकॉइड पेल्विस। देखिए 4 तरीके की पेल्विस होती है, गायनेकॉइड, एंथ्रोपॉइड और प्लेटिप्लॉइड। तो जो गायनेकॉइड है 80% महिलाओं में पाई जाती है, जिसकी इनलेट है जो ओवल शेप रहेगी। कैसे ओवल शेप रहेगी, वेजाइनल डिलीवरी के लिए सबसे आइडियल है जो कंसीडर की जाती है। फिर 15 से 30% महिलाओं में एंथ्रोपॉइड पेल्विस पाई जाती है जो कैसी है, हार्ट शेप। किस तरीके से हम इसकी जो इनलेट कह सकते हैं वो होती है लॉन्ग ओवल शेप में आप कह सकते हैं। फिर एंड्रॉइड, तो एंड्रॉइड बहुत ही कम महिलाओं में पाई जाती है और इसका जो ट्रायंगुलर शेप रहेगा, कैसा, हार्ट शेप और ट्रायंगुलर शेप रहेगा एंड्रॉइड में। प्लेटिप्लॉइड मेल पेल्विस कॉमनली दोनों सेक्स में होती है बट फीमेल में ये कम पाई जाती है। क्लियर है। नेक्स्ट है सरकार की कौन सी योजना गर्भवती महिलाओं को हर महीने के 9वें दिन एक विशेष चिकित्सा अधिकारी द्वारा एक निश्चित दिन निःशुल्क सुनिश्चित और गुणवत्तापूर्ण प्रसव पूर्व जांच प्रदान करती है। तो भारत सरकार की गवर्नमेंट स्कीम है जो फिक्स डे फ्री क्वालिटेटिव एंटीनेटल चेकअप मुहैया कराती है हर महीने की 9 तारीख को। एवरी मंथ में 9वें दिन है जो 9 तारीख को मेडिकल ऑफिसर स्पेशलिस्ट गायनेकोलॉजिस्ट चेकअप करेगा। तो ये कौन सी योजना है जिसमें ये जो लाभ मिलेगा, सुमन स्कीम है, मतलब सुरक्षित मातृत्व आश्वासन स्कीम, जननी सुरक्षा योजना और JSY स्कीम, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान PMMSA या फिर जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम JSSK। तो सरकार की ये स्कीम है, सरकार की ऐसी योजना जिसमें गर्भवती महिला को महीने के 9वें दिन एंटीनेटल चेकअप करवाया जाता है, प्रसव पूर्व जांच करवाई जाती है। ऐसा नहीं कि वो हड़बड़ी में हो, बिल्कुल नहीं, फ्री है, अश्योर्ड है और एक स्पेशल गायनेकोलॉजिस्ट हो सकता है, मेडिकल ऑफिसर हो सकता है, वो प्रॉपर चेकअप करेगा। तो वो स्कीम है हमारी प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान। इसका जो एम है वही मैटरनल डेथ को प्रिवेंट करना, मैटरनल न्यूनेटल डेथ को हमें क्या करना है, कम करना है, मॉर्टेलिटी रेट को कम करना है। फिर है एपिड्यूरल एनाल्जेसिया के साथ अशक्त महिला में प्रसव के लंबे दूसरे चरण को कितने समय से अधिक समय तक चलने वाले रूप में परिभाषित किया जा सकता है। क्वेश्चन समझिए आप, प्रोलॉन्ग्ड सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर इन नल्लीपेरस वुमेन विथ एपिड्यूरल एनाल्जेसिया इज डिफाइंड एज लास्टिंग मोर देन हाउ मच टाइम। तो पहली चीज़ सेकेंड स्टेज की बात की जा रही है, तो सेकेंड स्टेज है जो विदिन 30 मिनट टू 1 आवर की ही रहती है। सेकेंड स्टेज जिसमें बेबी बाहर आएगा वो 1 आवर से 30 मिनट की ही रहेगी। तो यहाँ पर नल्लीपेरस वुमेन है मतलब फर्स्ट टाइम, एपिड्यूरल एनाल्जेसिया भी दिया गया है, इसके पहले उसकी कोई भी डिलीवरी वगैरह नहीं हुई है, तो उसकी जो सेकेंड स्टेज है वो लॉन्ग चलती है, कितना, 3 घंटे से ज़्यादा चलेगी, कितना, 3 घंटे से ज़्यादा चलेगी।
तो वो कहलाता है प्रोलॉन्ग्ड लेबर। क्या है? प्रोलॉन्ग लेबर। लेकिन जब फर्स्ट एंड सेकंड स्टेज विद इन 2 आवर में कंप्लीट हो जाए तो वो क्या कहलाता है? प्रेसिपिटेट लेबर। याद रखिए, आप एग्ज़ाम में आते हैं पहली और दूसरी स्टेज विद इन 2 घंटे के कंप्लीट हो जाए, मतलब यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन आने से लेके बच्चे के बाहर आने तक में ओनली 2 घंटे का समय लगे तो वो कहलाता प्रेसिपिटेट लेबर। यदि सेकंड स्टेज ही 3 घंटे से ज़्यादा की हो जाए तो क्या कहलाएगा? प्रोलॉन्ग लेबर। और टोटल ड्यूरेशन यदि हम बात करें मोर देन 18 आवर्स हो जाए तब भी ये प्रोलॉन्ग लेबर में कंसीडर होगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए। इसके आगे से जो नेक्स्ट क्लास होगी हम वो नेक्स्ट उसमें पढ़ेंगे। ओलिगोहाइड्रोमनियास की उपस्थिति एक ऐसी स्थिति है जहाँ पर जो ओलिगोहाइड्रोमनियास है कौन सी कंडीशन है? जिसमें एमनियोटिक फ्लूइड अधिक हो जाता है, कम हो जाता है, ब्लड प्रेजेंट होगा एमनियोटिक फ्लूइड में, नॉर्मल एमनियोटिक फ्लूइड होगा। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। और जो भी लोग बुक ऑर्डर करना चाहते हैं, आपको लिमिटेड टाइम का ऑफर रहेगा तो आप इस बुक को ऑर्डर कर सकते हैं। ये बुक आपको हार्ड कॉपी में रहेगी, मतलब आप यदि ऑर्डर करते हैं सेम नंबर जो व्हाट्सएप नंबर आपको यहाँ पे शो हो रहा है इस पर, तो आपको अपना एड्रेस पेमेंट दोनों करनी होंगी। आपके होम एड्रेस पर आपको बुक है जो कोरियर करके भेजी जाएगी। बुक का एक्चुअल एमआरपी है जो 599 है। एक्चुअल एमआरपी 599 है, बट अभी आपको बुक है जो एज़ पर ऑफर ओनली 399 में अवेलेबल करवाई जा रही है, तो आप लोग ऑर्डर कर सकते हैं। यदि जो लोग किसी भी स्टेट के पेपर दे रहे हैं ऑल ओवर, चाहे आप SOFET त्रिपुरा के देते हो, यूपी के, MP के, आपको सभी तरीके के नोट्स अवेलेबल हैं। आपको सभी चीज़ें मिलेंगी जो मेरा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर यहाँ पे शो हो रहा है, इसी पे कांटेक्ट करके आपको व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करके आपको सभी चीज़ें अवेलेबल करवाई जाएंगी। कोई डाउट हो तो आप बेझिझक होकर पूछ सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय।